नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। और आज हम ये शो लेकर हाजिर हैं मुंबई के कोस्टल रोड से, जिसकी ओपनिंग सेकंड फेज की ओपनिंग आज हो चुकी है। मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं सजा धजा आर्च ब्रिज, जो कि बांद्रा वर्ली सीलिंग को कोस्टल रोड से जोड़ता है। इसकी ओपनिंग आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। कल से ये वाहनों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें, मरीन ड्राइव से बांद्रा पहुंचने में अब महज 10 मिनट का ही समय लगेगा। सिग्नल फ्री ये सफर होगा और इस पूरे प्रोजेक्ट से पहले करीब 1 घंटे का समय लगता था। तो मुंबईकरों के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है आप समझ सकते हैं, जो कि घंटों ट्रैफिक में फंसे होते हैं उनके लिए ये आर्च ब्रिज कोस्टल रोड फेज 2 बहुत ही बड़ा मददगार रास्ता साबित होने वाला है। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो दिसंबर में शुरू कर दिया जाएगा। तो देर रात ही आप देखें, यहाँ पर काम भी चल रहा है। जो सजावट आज ओपनिंग के लिए की गई थी उसे साफ किया जा रहा है, ताकि कल सुबह 7 बजे से जो ये कोस्टल रोड फेज 2 है, ये जो आर्च ब्रिज है, वो मुंबईकरों के लिए खोल दिया जाए। तो किस तरह से आज इसकी ओपनिंग हुई और मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मुंबई के लिए गेम चेंजर साबित होगा, दिखाते हैं आपको ये स्पेशल रिपोर्ट पारस धामा की सबसे पहले सिटी सेंटर शो में। साउथ मुंबई से एयरपोर्ट सिर्फ 30 मिनट में। ये शुक्रवार से संभव हो जाएगा, जब कोस्टल रोड पर उत्तर की ओर जाने वाले वाहन बांद्रा वर्ली सीलिंग तक सीधा जा सकेंगे। मार्च में कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के फेज 1 में साउथ मुंबई के मरीन ड्राइव से वर्ली तक के 7 किलोमीटर का रास्ता शुरू किया गया था और अब वर्ली से बांद्रा वर्ली सीलिंग तक का रास्ता शुरू किया जाएगा। अमूमन जब आप साउथ मुंबई से वर्ली तक यात्रा करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से, जहाँ पर हम खड़े हैं मरीन ड्राइव से वर्ली तक जाने के लिए तकरीबन ट्रैफिक में 40 से 45 मिनट का समय लगता था। मगर जब से कोस्टल रोड का फेज 1 शुरू हुआ है, जो कि मरीन लाइन से सीधा वर्ली जाता है, तब लोग सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही अपनी यात्रा को सुगम तरीके से पूर्ण करते हैं। ऐसे में अब महाराष्ट्र सरकार मुंबई के लोगों को एक और महत्वपूर्ण तोहफा देने जा रही है। इस कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का दूसरा फेज जो है वो कल से शुरू होने जा रहा है। मुंबई कोस्टल रोड का दूसरा फेज वर्ली से लेके सीधा बांद्रा वर्ली सीलिंग तक जाएगा, जहां पर अमूमन साउथ मुंबई से लेकर बांद्रा वर्ली सीलिंग तक जाने के लिए 1 घंटे का समय लगता था। अब जब फेज 2 शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप सिर्फ 20 से 25 मिनट में बांद्रा वर्ली सीलिंग पर अपनी यात्रा जो है वो कर पाएंगे। दक्षिण मुंबई और उपनगरों के बीच सफर का वक्त कम करने के लिए बन रही कोस्टल रोड की अनुमानित लागत 14,000 करोड़ रुपए है। दक्षिण मुंबई से कोस्टल रोड के जरिए बांद्रा जाने वाले उत्तर की ओर जाने वाले वाहन सुबह 7 बजे से रात 11 बजे के बीच सीधे सीलिंग में जा सकते हैं, जबकि दक्षिण की ओर जाने वाले वाहनों को तब तक मौजूदा मार्ग से ही जाना होगा जब तक कि कोस्टल रोड की दोनों रोड तैयार नहीं हो जाती। सीलिंग के पास बनाया गया पुल 827 मीटर का है और इसे बो स्ट्रिंग नाम दिया गया है। ये जो प्रोजेक्ट है मरीन ड्राइव टू बांद्रा, ये जब 45 मिनट 1 घंटे तक लगता था सफ़र के लिए, तो अभी ये सिर्फ 10 मिनट का सफ़र होगा। ये लोगों के लिए बहुत ही आरामदायी और राहत देने वाला प्रकल्प है। आज इसमें हम तेज़ी से जाएंगे, लोगों का समय बचेगा, लोगों का फ्यूल बचेगा, पोल्यूशन कम होगा और सिग्नल फ्री है। और दूसरा, इसमें कोई सिग्नल नहीं है। और दूसरी बात, जब हमने ये स्पैन खोला था तब कहा था कि 15 सितंबर को इसका दूसरा हम लोग ये सीलिंग को खोलेंगे। आज 13 तारीख है, 2 दिन पहले, बिफोर टाइम। ये हमारी कमिटमेंट है, जो शब्द देते हैं ये हमारी सरकार पूरा करती है। दक्षिण वाला हिस्सा 11 मार्च को वर्ली से मरीन ड्राइव तक खोला गया। उत्तर वाले कैरिजवे को मरीन ड्राइव से केवल हाजी अली तक 10 जून को खोला गया। उसके बाद 11 जुलाई को हाजी अली से वर्ली तक का मार्ग खोला गया और अब मरीन ड्राइव से वर्ली तक 15 मिनट से भी कम समय में पहुंचा जा सकता है। लेकिन बांद्रा वर्ली सीलिंग के साथ सीधा संपर्क न होने से भीड़भाड़ वाले वक्त में वर्ली निकास के पास ट्रैफिक जैम हो जाता था। ये वो ब्रिज है जिसको बो स्ट्रिंग नाम दिया गया है। यही ब्रिज जो है वो 827 मीटर का है और ये 827 मीटर का जो ब्रिज है वो समुद्र के ऊपर खड़ा किया गया है और ये एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना जो है वो सामने आया है। तकरीबन इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में 14,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत लगी है और 3 से 3.5 साल का समय लगा है इस पूरे कोस्टल रोड को बनने के लिए। वहीं साल 2018 में शुरू किया गया था
और उसके बाद साल 2024 में अब ये पूर्ण तरीके से बन के संपन्न हो चुका है और लोगों की यात्रा करने के लिए पूर्ण तरीके से अब इसको कल से खोल दिया जाएगा। तो मुंबईकरों के लिए अब सबब पहुंचना, बांद्रा हो, अंधेरी हो या सबब की ओर जाना हो, वो सबसे ज़्यादा आसान रहेगा और लोग अपना वक्त बचा पाएंगे। जिस यात्रा को करने में उनको 2 से ढाई घंटे का समय लगता था, अब ये यात्रा जो मरीन ड्राइव से शुरू होगी, सब हम साउथ मुंबई कहते हैं, वो साउथ मुंबई से सीधा सबब की ओर जाने में सिर्फ अब 30 मिनट का समय लगेगा और लोग जो हैं वो आरामदायक यात्रा का भी लुत्फ उठा सकेंगे। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब ये बात करते हैं कोलकाता की, जहां हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर्स और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक बार फिर से बैठक नहीं हो पाई। करीब 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, मुझे मुख्यमंत्री पद से कोई मोह नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने जूनियर डॉक्टरों से बात करने की पूरी कोशिश की, अब उनसे गुजारिश करती हूं कि काम पर लौट आएं। साथ ही ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी भी मांगी। आपको बता दें कि कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स 9 अगस्त से ही हड़ताल पर हैं। वे अपनी सहयोगी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में न्याय की गुहार लगा रहे हैं और सिस्टम में खामियों को दुरुस्त करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। আমাদের তো কাজকর্ম আছে, আমি নিজে টেলিফোন পর্যন্ত ইউজ করিনি 2-2.5 ঘন্টা। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। আর তা না হলে কিন্তু আপনাদেরও যেমন আন্দোলন আছে, পরিবারগুলো যদি আমাদের কাছে কৈফিয়ত চাই, আমাদেরও তো কৈফিয়ত দিতে হবে। আমরা তার জন্য তৈরি থাকব। অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার। देखिए, आज जो प्रदर्शनकारी डॉक्टर और सरकार के बीच में बातचीत होने का संभावना थी, वो अब खत्म हो चुका है। जो डॉक्टर नवान्न पहुंचे थे बातचीत के लिए, वो एक ही जो पॉइंट था उनका कि पूरा जो बातचीत होगी, पूरा जो बैठक होगी, उसे लाइव स्ट्रीम करना है। ये सरकार के लिए सरकार इस बात पर तैयार नहीं हुए। बाकी उनके सारे जो डिमांड थे, जैसे कि उनके सरकार ने पहले 15 लोगों की बात की थी, उन्होंने 32 लोग लाए, उस सब मानकर सरकार ने उनको बुलाया मुख्यमंत्री के साथ बैठक के लिए। मुख्यमंत्री 2 घंटा मीटिंग का जो रूम है वहाँ पे बैठे रहे उनके लिए, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स वहाँ नहीं गए, सिर्फ ये मांग सामने रखते हुए कि हमें लाइव स्ट्रीम कराना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने बताया कि देखिए, हम ये जो पूरा विषय है ये सुप्रीम कोर्ट देख रहा है और इस पर हम कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे। हम पूरी मीटिंग रिकॉर्ड करेंगे और आपको भी चाहिए तो आपके साथ शेयर करेंगे रिकॉर्डिंग, और बाकी जो है रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के साथ भी शेयर करने के लिए हम तैयार है। लेकिन हम इसे लाइव स्ट्रीम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अगर ऐसा कोई टिप्पणी हुए जो कोर्ट के लिए सही नहीं रहेगा तो हम वो नहीं होने देंगे, उसके लिए हम जिम्मेदार बन जाएंगे। तो इसीलिए मुख्यमंत्री ने ये जवाब देते हुए और साथ साथ उन्होंने ये भी दोहराया है कितने लोग राज्य में ट्रीटमेंट उनका ना होने से उनकी जानें जा रहे हैं। और ये सब कहते हुए उन्होंने कहा आखिर में कि देखिए, ये डॉक्टर्स को वापस काम पे आना चाहिए। उन्होंने बोले कि हम आज पूरे खुले मन से कोई भी उनके जो मन में विषय है उस पर बातचीत करने के लिए तैयार थे, लेकिन डॉक्टर्स ने लाइव स्ट्रीमिंग के बात रखते हुए यहाँ पे ये मीटिंग के लिए नहीं आए। मुख्यमंत्री बैठे रहे और उन्होंने कहा कि हम पिछले 2 दिन और आज तीसरा दिन है जब हम उनके साथ बातचीत करने के लिए हम यहाँ पे है, लेकिन वो नहीं आए और मीटिंग नहीं हुई। और आखिर में ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी बयान दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे कोई मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ और अगर ये जनता के हित में है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक बड़ी बयान है ममता बनर्जी के लिए। हालांकि उन्होंने कहा कि हम उन डॉक्टर्स को माफ़ कर देते हैं, वो हमारे छोटे भाई बहन हैं, डॉक्टर है, तो हम उन्हें माफ़ कर देते कि उन्होंने ऐसे किया है। लेकिन बातचीत के दरवाज़ा सरकार ने अभी भी खुला रखे हैं। सरकार ने ये कह दिया है कि बातचीत करना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, लेकिन मंगलवार को अब इस विषय को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है वो देखने लायक है
क्योंकि ये जो विषय है ये एक बड़ी विषय है, ये एक मामला राज्य से जुड़े हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे जो ममता बनर्जी के बयान है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ममता बनर्जी ने ये कह दिया है कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है अगर ये जनता के हित में है, लेकिन वो कहा है कि जो डॉक्टर है उनको काम पे वापस आना चाहिए और सरकार के दरवाज़ा बातचीत के लिए हमेशा खुले हुए हैं। और बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनावों के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। राज्य चुनाव प्रबंध के लिए जो बनाई गई समिति है उसमें पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी, राज्य और केंद्र के मंत्री शामिल हैं, लेकिन 34 नामों की जो ये सूची है उसमें कहीं भी उत्तर भारतीय नेता नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि मुंबई महाराष्ट्र में देखें तो सबसे ज्यादा उत्तर भारतीय नेता बीजेपी में ही हैं। दिखाते हैं आपको सुनील सिंह की विशेष रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने और बूथ स्तर तक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति बनाई है, लेकिन मुंबई में करीब 35 लाख उत्तर भारतीय वोटरों के रहते किसी उत्तर भारतीय नेता को समिति में जगह नहीं मिली। लिहाजा विपक्ष को इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी में कितना अंतर है। जब समय होता है चुनाव का तब उनका उपयोग करके लेती है, और जब पद देने की बारी आती है तो 34 लोगों में एक भी हिंदी भाषी और उत्तर भारतीय नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय और हिंदी भाषी नेताओं का कितना सम्मान करती है, कितने बड़े बड़े पदों से नवाजती है, ये सब आप खुद सोचिए। मुंबई के 35 लाख उत्तर भारतीय मतदाता 5 से 6 सीटों पर निर्णायक हैसियत में हैं, तो 15 से 20 सीटों पर अच्छा खासा असर रखते हैं। जबकि मुंबई में कृपाशंकर सिंह, अमरजीत मिश्र, संजय उपाध्याय, आर्यू सिंह, जयप्रकाश ठाकुर, पवन त्रिपाठी, संजय पांडे और उदय प्रताप सिंह जैसे उत्तर भारतीय संगठन में बड़े पदों पर हैं, तो विद्या ठाकुर और राजहंस सिंह विधायक हैं। ऐसे में एक भी नुमाइंदे का नाम लिस्ट में न होना बहस का मुद्दा है। महाराष्ट्र से ऊपर जो भी था वो हमारा ही नेता था। इसी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी में लोगों ने माना, लेकिन इस प्रकार से उपेक्षा करना ये किसी अच्छी बात नहीं है। ये हम कहीं ना कहीं हम कोई गलती कर रहे हैं और हम किसी को मौका दे रहे हैं। इसका क्या असर होगा उत्तर भारतीय वोटरों विधानसभा चुनाव हो सकता है, आपको लगता है? बिल्कुल हो सका। मतलब जिस तरीके से कांग्रेस से छटक के लोग इस तरफ आए और इधर से छटक के अगर उधर चले गए तो उसके परिणाम आपको आने वाली विधानसभा में सामने दिखाई देंगे। हालांकि बीजेपी कह रही है कि ये महाराष्ट्र की सूची है, मुंबई की समिति में सबके नाम होंगे। खुद कृपाशंकर सिंह भी मानते हैं कि चुनाव के दौरान सभी को जिम्मेदारी मिलेगी। हो जाएगा वो, कोई मतलब बहुत सारे मतलब समितियाँ बनी, बहुत करना है और मुझे पूरा मतलब उम्मीद ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ इतना लोगों का एक लगाव हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी भी और लोग जो हैं ये मिल करके काम करेंगे। उत्तर भारतीयों की कोई उपेक्षा हम नहीं कर रहे। उत्तर भारतीय जनता पार्टी से सालों से जुड़ा हुआ है। उत्तर भारतीयों के अनेक नेता आज भी हमारे पास आमदार है, विधानसभा में है, जाते हैं। तो आने वाले दिनों में भी उत्तर भारतीयों को अच्छी सही तरीके से प्रतिनिधित्व मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समिति में स्थान नहीं मिलता है, महत्वपूर्ण स्थान नहीं। मुझे मुंबई की तो होनी बाकी है, अभी मुंबई की तो हुई नहीं है और ये भी समिति और बढ़ने वाली है, तो मिलेगा जरूर। हैरानी की बात है कि लिस्ट में नाम नहीं होने के बाद भी उत्तर भारतीय नेता चुप्पी साधे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कैंपेन कमेटी हेड बनने से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं 5 साल पहले उद्धव ठाकरे के दबाव में पार्टी ने उनका टिकट भी काट दिया और साइडलाइन भी कर दिया था, फिर भी उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। मेरे लिए जरूरत नहीं ना, 5.5 साल से कोई भी पद नहीं है और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डेडिकेशन के साथ मैंने काम किया। ये सरकार आई तो मुझे वो पद की जरूरत नहीं कि चुनाव के समय पर आप कमेटी का मेंबर देके क्या मैसेज देना चाहते हो। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर लोकसभा चुनाव में झटका खा चुकी बीजेपी से भी यही उम्मीद है, लेकिन पार्टी के रवैये को देखकर लगता नहीं कि उसने कोई सबक सीखा है। मुंबई से कैमरामैन संदेश बैकर और महेश हलवाई के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और फर्जी सिम कार्ड पर केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। संचार मंत्रालय ने अब तक करीब 1 करोड़ स्पैम और फ्रॉड नंबर्स की पहचान कर उन्हें बंद कर दिया है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। मोबाइल पर धोखाधड़ी या बेवजह परेशान करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि फ्रॉड मोबाइल कनेक्शंस के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। संचार मंत्रालय ने संचार साथी की मदद से अब तक 1 करोड़ से भी ज़्यादा सिम कार्ड को ब्लॉक किया है। हाल ही में
3.5 लाख नंबरों को ब्लॉक किया गया। साथ ही 50 एंटिटी भी अब ब्लैकलिस्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा 3.5 लाख असत्यापित SMS हेडर भी बंद किए गए हैं। तकरीबन 12 लाख कंटेंट टेम्पलेट भी अब बंद कर दिए गए हैं। साइबर क्राइम में शामिल 2.25 लाख मोबाइल हैंडसेट्स को भी ब्लॉक किया गया है। भारतीय दूरसंचार अथॉरिटी ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को यह भी निर्देश दिया है कि रोबो कॉल्स और प्री रिकॉर्डेड कॉल्स के लिए थोक कनेक्शंस का उपयोग करने वाली संस्थाओं की पहचान कर उन्हें डिस्कनेक्ट और ब्लैकलिस्ट किया जाए। संचार मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि इस कार्रवाई से उपभोक्ताओं को स्पैम और फ्रॉड कॉल्स से कुछ हद तक निजात मिलेगी। अतुल रंजन, NDTV इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश का अब तक का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति का दूसरा फेज किस तरह से जोधपुर में चल रहा है। हम तस्वीरें लेकर लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अब भारत का अब तक का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति का दूसरा फेज जोधपुर में जारी है, जहां अमेरिका समेत 12 देश अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट लेकर आए हैं। दिखाते हैं आपको ये विशेष रिपोर्ट। जोधपुर के आसमान में ध्रुव, प्रचंड और तेजस। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में देसी हेलीकॉप्टरों और लड़ाकू विमानों ने अपना दमखम दिखाया। भारतीय वायुसेना के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति का पहला चरण सुलूर में हुआ तो दूसरा चरण जोधपुर में। साथियों, तरंग शक्ति जैसी एक्सरसाइजेस का अपना एक टैक्टिकल इम्पोर्टेंस तो होता ही है, पर इससे कहीं आगे बढ़ते हुए मैं इसे देशों के बीच के आपसी सहयोग, तालमेल और विश्वास में बढ़ोतरी के माध्यम के रूप में देखता हूं। ऐसे इवेंट्स हमारे और हमारी पार्टनर कंट्रीज के बीच फेथ इनहांस करते हैं, उनके बीच यह भरोसा जगाते हैं कि जब कभी भी आवश्यकता होगी तो हम सब एक साथ खड़े रहेंगे। अमेरिका के लड़ाकू विमान F-16 और वायुसेना के तेजस समेत कई लड़ाकू विमानों ने इसमें हिस्सा लिया। तरंग शक्ति में अमेरिका समेत 12 देश अपने फौजी विमानों के साथ पहुंचे हैं। 21 देश ऑब्जर्वर के तौर पर इसमें शामिल हैं। एविएशन एक्सपो का उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया। देश के रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देना और MSME और स्टार्टअप्स में तैयार रक्षा उपकरणों को यहां दिखाना इसका मकसद है। तरंग शक्ति से मित्र देशों के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ाने में मदद तो मिलेगी, इसके जरिए दुनिया वायुसेना की बढ़ती ताकत भी देख रही है। तरंग शक्ति के जरिए भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत की स्वदेशी तरंगों से पूरी दुनिया को अवगत करा दिया। साथ ही यह भी एहसास दिला दिया कि भारतीय वायुसेना को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना क्यों कहा जाता है। जोधपुर से कैमरामैन जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के कोस्टल रोड से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।